हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। और दोस्तों आज हम करेंगे इमरजेंसी के आर्टिकल्स। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब क्या है इमरजेंसी प्रोविज़न, कौन से पार्ट में आते हैं? आपको हर लेक्चर में हम पार्ट के बारे में बताता ही हूँ कि जो पार्ट है आपका वो इम्पॉर्टेंट है और आर्टिकल जो है इम्पॉर्टेंट है। बेसिक क्वेश्चन फॉर्मुलेशन यहीं से होती है। तो पार्ट 18 में आता है और आर्टिकल 352 टू 360 के अंतर्गत ये कवर होता है। ठीक है जी, नेशनल इमरजेंसी होती है एक, ठीक है जी, स्टेट इमरजेंसी होती है या फिर प्रेसिडेंशियल रूल भी कह सकते हैं, और तीसरी फाइनेंशियल इमरजेंसी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्रोविजंस हैं, दीज प्रोविजंस इनेबल द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट एनी एबनॉर्मल सिचुएशन। मतलब अब कोई भी एबनॉर्मल सिचुएशन आपकी कंट्री में आती है, स्टेट में आती है, उससे निपटने के लिए हमें इमरजेंसी प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है जी, और द रैशनैलिटी क्या थी? रैशनैलिटी क्या है कि सेफ गार्ड करना है सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है जी, प्रियम्बल से अगर आपको याद आ रहा होगा ये वर्ड्स, तो इमरजेंसी उसके लिए बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, और ड्यूरिंग एन इमरजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और वो करती है सारा कंट्रोल, किसका? सारा कंट्रोल ले लेती है। ठीक है जी, हमने देखा था कि कैनेडियन सिस्टम से लिया हुआ है स्ट्रॉन्गर सेंट्रल सिस्टम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। और क्या है, इट कन्वर्ट्स फेडरल स्ट्रक्चर इनटू यूनिटरी वन। तो देखिए, अब आपने पिछले लेक्चर्स अगर ढंग से पढ़े हुए हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है, तो उसमें आप समझ गए कि हमारा यूनिटरी और फेडरल दोनों सिस्टम है, लेकिन जब भी इमरजेंसी इन्वोक होती है तो वो फेडरल स्ट्रक्चर को यूनिटरी में कर देता है और इसके लिए कोई स्पेशल अमेंडमेंट भी नहीं करने पड़ती। और दिस काइंड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम फॉर फेडरल ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स टू यूनिटरी ड्यूरिंग इमरजेंसीज यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, अब कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 प्रकार की इमरजेंसी के बारे में बात करी है। ठीक है दोस्तों, पहली है एक ऐसी इमरजेंसी जो किसकी वजह से हुई है? वॉर हो गई है, एक्सटर्नल एग्जरेशन हो गई है, मतलब बाहर से कोई चीज़ हो गई है, ठीक है जी, या आर्म्ड रेबेलियन हो गए हैं, मतलब कि आपके किसी भी स्टेट के अंतर्गत में लोगों ने वहाँ पे आर्म्ड रेबेलियन शुरू कर दिया, मतलब कि आपकी गन्स हो गई, बॉम्ब्स हो गए, मतलब कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो इसको हम पॉपुलरली क्या कहते हैं? नेशनल इमरजेंसी। ठीक है जी, लेकिन द कॉन्स्टिट्यूशन एम्प्लॉयज द एक्सप्रेशन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑफ दिस टाइप। ठीक है जी, मतलब कि इस टाइप की जब भी कोई सिचुएशन हो तब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी यूज़ होती है। दूसरा टाइप क्या होता है? एन इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मतलब कि कोई भी स्टेट है या सेंटर है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ही नहीं किया जा रहा है, मतलब लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस जितना भी है उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, तो फिर आती है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर पे प्रेसिडेंट रूल। कौन सा? 356 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, और फिर आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है जी, लेकिन एक और चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है डज नॉट यूज़ द वर्ड इमरजेंसी इन दिस सिचुएशन, उसमें आपका प्रेसिडेंशियल रूल होता है। इमरजेंसी जो है आपकी यूजुअली जो फर्स्ट टाइप देखी है हमने नेशनल इमरजेंसी, उसमें यूज़ होता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है? तीसरी टाइप होती है अ थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, मतलब कंगाली पे आ गए हुए हैं, तो वो आता है 360 पे। ठीक है, तो ये एक टेबल है, टेबल में दिया हुआ है नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, पहला, दूसरा, तीसरा। ये 352 के अंतर्गत आता है, ये 356 के अंतर्गत आता है और ये 360 के। इसमें कॉज क्या दिया हुआ है कि इमरजेंसी ड्यू टू वार, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, एक इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, और एक थ्रेट और टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम नेशनल इमरजेंसी को स्टडी करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक टॉपिक में सारे कवर करना तो
पॉसिबल ही नहीं है। तो आज हम नेशनल इमरजेंसी करेंगे। अब नेशनल इमरजेंसी क्या है कि आर्टिकल 352 के अंतर्गत प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी। कब? जब इंडिया या उसका कोई पार्ट जो है वो थ्रेटन किया जाए कि इसके लिए वॉर हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए या आर्म्ड रिबेलियन हो जाए। ठीक है जी। अभी नोट करने वाली बात क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल इमरजेंसी, मतलब कि अगर ये कोई भी चीज़ होने से पहले भी, एक तो होता है कि वॉर छिड़ गई हुई है जी, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया है जी, कि आर्म रिबेलियन हो गया है, लेकिन प्रेसिडेंट क्या है कि अगर ये एंटीसिपेट कर लिया हमने कि होने वाला है तो पहले भी लगा सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है, अगर उनको लगता है कि कोई एमिनेंट डेंजर है तो मतलब कि पहले भी प्रिपरेशन हो सकती है नेशनल इमरजेंसी की। अब अगला पॉइंट क्या कहता है कि प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो इशू डिफरेंट प्रोक्लेमेशंस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन और इमिनेंट डेंजर देयर ऑफ, whether or not there is proclamation already issued by him and such proclamation is in operation। ठीक है जी। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका जो प्रेसिडेंट के जो प्रोक्लेमेशन है, ये जो जितने भी आपके वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन दिया हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट डिफरेंट प्रोक्लेमेशन नहीं लगा सकता है, वो लगा सकते हैं अगर ऑलरेडी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका किसी एक्सटर्नल एग्रेशन चल रहा है। ठीक है जी, देयर इज़ एक्सटर्नल एग्रेशन ऑलरेडी गोइंग ऑन, तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोक्लेमेशन लगा सकते हैं प्रेसिडेंट, दो भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, डिफरेंट प्रोक्लेमेशंस कैन बी डन। और ये कब ऐड हुआ था? ये 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 में ऐड हुआ था। उसमें कहा था कि व्हेन अ नेशनल इमरजेंसी इज़ डिक्लेयर्ड ऑन द वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, इट इज़ नोन एज एक्सटर्नल इमरजेंसी। ठीक है जी। अगला पॉइंट कहता है ऑन द अदर हैंड व्हेन इट इज़ डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑन आर्म्ड रिबेलियन, इट इज़ नोन एज इंटरनल इमरजेंसी। सो आप समझ गए एक्सटर्नल इमरजेंसी क्या होता है? जब वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन हो और आर्म्ड रिबेलियन हो तो उसको इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं। मतलब एक्सटर्नल इमरजेंसी होगी एक हमारी और एक इंटरनल इमरजेंसी होगी, तो दो टाइप की होगी। ठीक है जी। और एक प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मे बी एप्लीकेबल टू एंटायर कंट्री और ओनली अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है जी। मतलब कि जो नेशनल इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन है वो या तो सारे कंट्री पे होगी या किसी पर्टिकुलर पार्ट पे होगी, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। अब क्या है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इन्होंने क्या कहा कि इट एनेबल्ड द प्रेसिडेंट टू लिमिट द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, कि स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडिया पे ही लगेगी। ओरिजिनली क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इंटरनल डिस्टर्बेंस को एक तीसरा ग्राउंड माना गया था प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, बट ये वाला जो तीसरा ग्राउंड था वो बड़ा ही वेग था, मतलब उसको मतलब किसी भी तरीके से यूज़ किया जाता था। तो 44th अमेंडमेंट जो आई थी 1978 में, उसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स आर्म्ड रिबेलियन ऐड हुए थे। ठीक है जी। जैसे कि हमने देखा है कि प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट में कुछ वर्ड्स ऐड हुए थे ना, वैसे ही इसमें 44th अमेंडमेंट में आर्म्ड रिबेलियन वर्ड यूज़ हुआ था फॉर इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है जी। इसलिए thus it is no longer possible to declare a national emergency on the ground of internal disturbance as was done in 1975 in by Congress। ठीक है जी। अब आपको पता ही होगा कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के बारे में, अगर नहीं पता तो बताता हूँ, इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के टाइम पे मैडम ने क्या कहा था कि जी इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गई है कंट्री में, नेशनल इमरजेंसी लगा दो। तो उसकी वजह से 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 में। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हमारी डेमोक्रेसी को एक खतरा ही आ गया था। ठीक है जी। अगला पॉइंट कहता है कि द प्रेसिडेंट हाउएवर कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग रिटन रिकमेंडेशन। अब क्या हुआ था कि आप इससे पहले एक और चीज़ है कि इंदिरा गांधी जी ने अकेले ही एज अ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोला था कि जी इमरजेंसी लगा दो, और प्रेसिडेंट को लगानी पड़ी थी। इसके बाद क्या 44th अमेंडमेंट के बाद थोड़ी चेंजेस आए थे, तो उसमें क्या कहा था कि रिटन रिकमेंडेशन चाहिए किससे? फ्रॉम द कैबिनेट। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है, आपके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनसे रिटन रिकमेंडेशन चाहिए, वर्बल नहीं चाहिए। ठीक है जी। दिस मीन्स इमरजेंसी कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड ऑन द कॉन्करेंस ऑफ द कैबिनेट एंड नॉट मेयरली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी। और 1975 में इंदिरा गांधी जी ने प्रेसिडेंट को बोला था विदाउट कंसल्टिंग हर कैबिनेट।
ठीक है। अब 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975 ने इट मेड द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इम्यून फ्रॉम द जुडिशल रिव्यू, मतलब कि जुडिशल रिव्यू नहीं किया जा सकता इमरजेंसी को, लेकिन ये फिर अब सब्सिक्वेंटली डिलीट कर दिया था किसके बाद, 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया है, ठीक है जी। फर्दर मिनर्वा मिल केस जो था 1980 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलिफाइड और द डिक्लेरेशन वाज बेस्ड ऑन होली एक्सट्रेनियस और इरेलेवेंट फैक्ट्स इज एब्सर्ड और परवर्स। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपकी नेशनल इमरजेंसी को चैलेंज किया जा सकता है अगर उसके जो ग्राउंड्स हैं लगाने के वो मॉडिफाइड हैं, मतलब गलत हैं, या फिर जो भी वो लगाए गए हैं उसके फैक्ट्स इरेलेवेंट हैं, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो 38 में कहता था कि जुडिशल रिव्यू नहीं हो सकता, 44th में कहते हैं हो सकता है, और 1980 में तो मिनर्वा मिल में कहा दिया कि आप कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैसे होती है। A proclamation of emergency must be approved by both of the houses, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में अप्रूव होनी चाहिए within 1 month of its date of issue, मतलब कि प्रोक्लेमेशन के 1 महीने बाद, ठीक है जी, 1 महीने के बीच में आपकी अप्रूवल चाहिए किसकी, बोथ हाउसेस के, ठीक है जी। और ये जो है रिड्यूस टू फ्रॉम 2 हो गया था, मतलब पहले 1 की जगह 2 था, तो वो 44th अमेंडमेंट में चेंज हो गया था, ठीक है। इफ़ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इशूड एट द टाइम व्हेन द लोकसभा हैज़ बीन डिसॉल्व्ड और द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टेक्स प्लेसेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 month विदाउट द अप्रूविंग ऑफ प्रोक्लेमेशन, देन द प्रोक्लेमेशन सर्वाइव्स 30 days। मतलब कि अगर आपकी सपोज़ लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, ठीक है जी, या फिर आपकी लोकसभा डिसोल्यूशन चल रही है, डिसॉल्व होना और डिसोल्यूशन का मतलब ये है कि इलेक्शंस आसपास हैं, जनरली तभी होता है, ठीक है जी। तो जो आपकी प्रोक्लेमेशन है वो 30 days तक सर्वाइव करेगी, और फिर उसके बाद जब फर्स्ट सिटिंग होगी आपकी, जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्शंस हो गए और आपकी फर्स्ट सिटिंग होगी लोकसभा की, मतलब कि नई लोकसभा चुन के आती है, तो आपकी सर्वाइवल जो है वो 30 days तक रहेगी, ठीक है, प्रोवाइडेड द राज्यसभा हैज़ इन द मीन टाइम अप्रूव्ड इट, ठीक है जी। अब देखिए लोकसभा आपकी अगर सपोज भंग हो गई है तो राज्यसभा तो नहीं होती है, तो राज्यसभा के पास वो पावर है कि उन्होंने अप्रूव किया होगी, ठीक है जी। अगला पॉइंट है कि इफ़ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट द इमरजेंसी कंटिन्यूज फॉर 6 months, 6 months के लिए ये कंटिन्यू रहती है, और इसको एक्सटेंड कितना किया जा सकता है, इंडेफिनिट पीरियड। ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि 6 months तक तो रहती है और उसको इंडेफिनिट पीरियड तक एक्सटेंड किया जा सकता है विद एन अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एवरी 6 months, मतलब कि 6 months के लिए आपकी अप्रूवल हुई है, 6 months जैसे ख़त्म होते हैं अगर उसको फिर से अप्रूवल मिलती है पार्लियामेंट की तो और चलती जाएगी, ठीक है जी। और इफ़ द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 months, मतलब कि वही जो ऊपर हमने बात करी, ठीक है जी, तो विदाउट अप्रूविंग द फर्दर कंटिन्यूएंस ऑफ इमरजेंसी देन द प्रोक्लेमेशन सर्वाइव्स 30 days, मतलब कि उस टाइम पे 6 months के टाइम पे लोकसभा डिसोल्यूशन होती तो 30 days के टाइम पीरियड पे वो जो प्रोक्लेमेशन है वो सर्वाइव करेगी, कब तक, जब तक कि लोकसभा फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो जाती, ठीक है जी। प्रोवाइडेड, इस टाइम पे भी प्रोवाइडेड क्या कहा है कि राज्यसभा जो है उसकी अप्रूवल दी हो, तो दिस इज़ द ब्यूटीफुल पार्ट कि लोकसभा भंग भी हो गई है तो राज्यसभा तो रहेगी, इट इज़ अ परमानेंट हाउस। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस, ठीक है जी। अब क्या है, एवरी रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, कोई भी रेजोल्यूशन जो है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का वो ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास होना चाहिए बाय स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी का क्या मतलब है, एक मेजॉरिटी जिसमें कि टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस होने चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, और मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3, मतलब 2/3 से कम नहीं होने चाहिए,
ऑफ द मेंबर्स हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है जी, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग, ऐसा नहीं है कि टोटल जो है उसकी है, मतलब जितने प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसकी 2/3 के मेंबर्स की ज़रूरत है। ठीक है जी, मेजॉरिटी। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में लाया गया था। ठीक है जी। अब आते हैं रेवोकेशन। अब ये पता चल गया हमें कि इमरजेंसी कैसे लगती है, अब रेवोकेशन कैसे होती है। अब रेवोकेशन का सिंपल एक चीज़ है कि प्रेसिडेंट उसको कभी भी रिवोक कर सकते हैं जब भी उनको मन चाहे। ठीक है जी। प्रोक्लेमेशन के लिए तो आपको पता चल गया कि कैसे कैसे करना है, लेकिन रेवोकेशन के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए होती है। 44th अमेंडमेंट में कुछ चीज़ें ऐड हुई थी कि प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक प्रोक्लेमेशन अप्रूवल इफ़ द लोकसभा पासिस अ रेजोल्यूशन। ठीक है जी, मतलब कि लोकसभा में एक सिंपल रेजोल्यूशन आ गया। ठीक है जी, और उन्होंने कहा कि इसकी रिवोकेशन हो जानी चाहिए। अब उसमें क्या है कि इट रिक्वायर्स 1/10, मतलब 1/10 जो है ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा जो हैं, 1/10 मेंबर जो हैं लोकसभा के, वो एक रिटन नोटिस देते हैं स्पीकर को। ठीक है जी। अगर स्पीकर नहीं हो, मतलब अगर सपोज़ हाउस सेशन में है तो प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है जी। और एक स्पेशल सिटिंग ऑफ हाउस जो है वो होने चाहिए 14 दिन के बीच में, फॉर द पर्पस ऑफ कंसिडरिंग अ रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग द कंटिन्यूशन ऑफ प्रोक्लेमेशन। मतलब बड़ा ही सिंपल, मतलब हटाने के लिए सिंपल है। और जो रेजोल्यूशन फॉर रेवोकेशन इज़ रिक्वायर्ड टू बी पास्ड बाय लोकसभा ओनली। ठीक है जी, मतलब सिर्फ लोकसभा से ही ये रेजोल्यूशन आनी चाहिए। अब देखिए, प्रोमोगुलेशन का मतलब है कि उसको लगाने के लिए दोनों हाउसेस की ज़रूरत है, लेकिन जब हटाने के लिए सिर्फ लोकसभा की परमिशन चाहिए होती है, और ये एक सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इम्पैक्ट क्या होता है नेशनल इमरजेंसी पे। सबसे पहले देखते हैं कि सेंटर स्टेट, क्योंकि अभी सेंटर स्टेट रिलेशन करके हटे हैं तो सेंटर स्टेट पे आते हैं। ठीक है जी। अब इसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल पे देखते हैं। अब एग्जीक्यूटिव में क्या है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है जी, सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच। अब एग्जीक्यूटिव पे आते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में क्या है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है ऑफ सेंटर एक्सटेंड्स टू डायरेक्टिंग एनी स्टेट, मतलब कि आपकी जो सेंटर की पावर है वो तो बढ़ी गई हुई है, तो वो किसी भी स्टेट को डायरेक्ट कर सकती है, और इसके पास जो पावर है वो एक्सरसाइज कर सकती है कि आपने ये काम करनी है। तो एग्जीक्यूटिव तो पावर हो गया। नॉर्मल टाइम्स क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देता है स्टेट को ओनली द सर्टन स्पेसिफाइड मैटर्स, लेकिन अब क्या है कि जो सेंटर है वो एंटाइटल्ड है किस चीज़ के लिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू स्टेट ऑन एनी मैटर। पहले स्पेसिफाइड मैटर्स पे दे सकता था जब इमरजेंसी नहीं थी, लेकिन अब किसी भी मैटर पे सेंटर स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है। तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंप्लीट कंट्रोल पे आ जाते हैं, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सेंटर। ठीक है जी, लेकिन वो सस्पेंडेड नहीं होते, मतलब कि उनकी जो पावर्स हैं वो सस्पेंडेड नहीं है, लेकिन कंट्रोल में पूरी है। अब लेजिस्लेटिव में आते हैं। अब पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो स्टेट सब्जेक्ट पे जितने भी सब्जेक्ट में जितने भी लॉ लिस्ट हैं उसको उस पर लॉज बना सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन जो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट है वो ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, मतलब कि स्टेट की जो लेजिस्लेटिव पावर है वो ख़त्म नहीं हुई है, वो स्टिल एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो आपका पार्लियामेंट है उसको पावर दी गई है कि आप स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर ब्रीफली देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनिटरी बन जाता है रादर देन फेडरल, ऊपर भी हमने यही बात करी थी। ठीक है जी। अब द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट ऑन द स्टेट सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी बिकम्स इनऑपरेटिव 6 months आफ्टर द इमरजेंसी हैज़ सीज टू ऑपरेट। मतलब कि सपोज़ सेंटर ने एक लॉ बनाया, ठीक है जी, और वो स्टेट को मानना ही पड़ना क्योंकि ऑब्वियसली इमरजेंसी लगी है। फिर इमरजेंसी ख़त्म होने के 6 महीने बाद, 6 months बाद, वो जो लॉज हैं वो इनऑपरेटिव हो जाएंगे स्टेट्स के लिए। ठीक है, अब आते हैं फाइनेंशियल पे। फाइनेंशियल क्या है कि वाइल द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज़ इन ऑपरेशन। ठीक है जी, जस्ट अ सेकेंड, हमने लेजिस्लेटिव कर लिया है, एग्जीक्यूटिव कर लिया, वो पेज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था इसलिए, चलो कोई नहीं। अब फाइनेंशियल पे आते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल में क्या है कि जब प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, द
द प्रेजिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़ बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। मतलब कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि जो भी रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर और स्टेट के, वो डिसाइड कर सकते हैं प्रेसिडेंट कि कितना जाना है कितना नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट जो है वो या तो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। बढ़ाने का तो होता ही नहीं है, मतलब कि वो रिड्यूस कर सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ फाइनेंस फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। इसीलिए फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है तो ऑब्वियसली जैसे हमारे घर में कोई फाइनेंशियल क्रंच आ जाता है तो फिर आपको पता ही है कि बच्चों की पॉकेट मनी कम हो जाती है, फजूल खर्चे कम हो जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली प्रेसिडेंट भी वैसे ही करते हैं, ठीक है दोस्तों। सच मॉडिफिकेशन कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि फाइनेंशियल ईयर कब ख़त्म होता है, कौन सी डेट को, इन विच द इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट, ठीक है जी। अब आते हैं इफ़ेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स कि फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है। अब 358 और 359 डिस्क्राइब करते हैं इफेक्ट ऑन नेशनल इमरजेंसी एंड फंडामेंटल राइट्स, 358 और 359। अब 358 क्या कहता है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 19, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आर्टिकल 19 के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, और आर्टिकल 359 क्या कहता है, सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21, ये नहीं होते हैं, ठीक है जी। अब ये दो प्रोविजंस जो हैं वो एक्सप्लेन किया हुआ है आर्टिकल 19 के अंतर्गत क्या क्या होता है, ठीक है जी। मतलब कि ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के अंतर्गत सस्पेंड हो जाएंगे। तो जो आपके 6 फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 19 वो ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हैं ड्यूरिंग एमरजेंसी, ठीक है, पहली चीज़। और इसके लिए कोई सेपरेट ऑर्डर नहीं निकालना पड़ता है फॉर देयर सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है जी। द स्टेट इज़ फ्रीड फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय आर्टिकल 19, मतलब कि आर्टिकल 19 की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं लगाई हुई स्टेट पे वो उससे अब बंधी ही रहता है स्टेट। तो मतलब अगर इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि स्टेट कैन मेक एनी लॉ और कैन टेक एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन एब्रीजिंग और टेकिंग अवे 6 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है जी, जो कि आर्टिकल 19 में दिए हुए हैं। अब 44th अमेंडमेंट एक्ट में क्या कहा था कि इन्होंने 358 का जो स्कोप है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था 2 तरीके से। पहला क्या था कि 6 फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो हैं वो कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज़ डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑन वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है जी। अगर वॉर हुई है या एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ है तभी वो सस्पेंड होंगे, लेकिन नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। सेकेंडली क्या कहता है, ओनली दोज लॉज विच आर रिलेटेड टू इमरजेंसीज, मतलब वो लॉज जो कि रिलेटेड टू इमरजेंसीज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड, मतलब एमरजेंसी जो लॉ है वही जो हैं प्रोटेक्टेड हैं फ्रॉम बीइंग चैलेंज, नॉट अदर लॉज, मतलब कि बाकी लॉज नहीं है, वो सिंपल वैसे ही चैलेंज किए जा सकते हैं, ठीक है जी। और एक कहते हैं कि ऑल्सो द एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकन ओनली अंडर सच लॉ इज़ प्रोटेक्टेड, मतलब कि जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जाता है इसके अंतर्गत वही लॉ प्रोटेक्टेड है। बी है सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स। एक तो ऊपर तो हमने आर्टिकल 19 कर लिया, अब 359 के अंतर्गत देखते हैं। 359 के अंतर्गत क्या है, It authorizes the president to suspend the right to move any court for enforcement of fundamental rights during national emergency। ये कहता है कि हम किसी भी कोर्ट में मूव नहीं कर सकते, ठीक है, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आप बोलेंगे सर मतलब आर्टिकल 32 और 226 नहीं लग सकता, चलो उसके बारे में देखते हैं, ठीक है जी। इसका मतलब ये होता है कि फंडामेंटल राइट्स आर एज सच नॉट सस्पेंडेड, मतलब फंडामेंटल राइट्स एज सच सस्पेंड नहीं है, बट उनकी एनफोर्समेंट जो है वो सस्पेंड की है। मतलब इट्स लाइक कि थियोरेटिकली वो अलाइव हैं, मतलब कागज़ों पे अलाइव हैं, लेकिन उसकी जो रेमेडी है वो सस्पेंडेड है, ठीक है जी। और जो सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट रिलेट्स टू ओनली दोज फंडामेंटल राइट्स, मतलब ठीक है, ओनली दोज फंडामेंटल राइट्स डेट आर स्पेसिफाइड इन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, मतलब कि वही फंडामेंटल राइट्स जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में स्पेसिफाइड है उन्हीं पे ही बात की गई है, ठीक है जी। फर्दर क्या कहते हैं कि सस्पेंशन कुड बी फॉर द पीरियड ऑफ ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इमरजेंसी
और फॉर शॉर्टर पीरियड एज मेंशन इन द ऑर्डर, मतलब जितना भी आपका प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन किया है टाइम पीरियड उसके हिसाब से है। और सस्पेंशन ऑर्डर में एक्सटेंड टू होल, मतलब कि ये जो सस्पेंशन ऑर्डर है, जो भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, ये पूरे या फिर एक पार्ट ऑफ कंट्री पे आ सकता है। ठीक है जी। और ये क्या है, अप्रूवल के लिए हर हाउस में लेट डाउन करना पड़ेगा, मतलब राज्यसभा में भी और लोकसभा में। ठीक है दोस्तों। वाइल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इज इन फोर्स, द स्टेट कैन मेक एनी लॉ or can take any executive action abridging or taking away specific फंडामेंटल राइट्स। मतलब कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जब भी फोर्स पे है तो स्टेट कोई भी इस तरीके का लॉ बना सकता है और या तो एग्जीक्यूटिव एक्शन भी ले सकता है जो कि स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। ठीक है जी। और वो एनी सच लॉ और एग्जीक्यूटिव एक्शन कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट दे आर इनकंसिस्टेंट विद द स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है जी, मतलब उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है। बट नो रेमेडी लाइज फॉर एनीथिंग डन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ ऑर्डर इवन आफ्टर द ऑर्डर सीजेस टू ऑपरेट। मतलब कि सपोज आपका प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है जी, तो ख़त्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में मूव करेंगे कि सर ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। इसका मतलब ये हुआ दैट द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस टेकिंग ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ ऑर्डर कैन नॉट बी चैलेंज इवन आफ्टर द ऑर्डर एक्सपायर्ड। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद क्या हुआ, ये जो 359 का जो स्कोप है इसको दो तरीक़ों से रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है जी। सबसे पहला क्या किया, ऊपर तो हमने पढ़ लिया कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद क्या हुआ, सबसे पहला आया कि प्रेसिडेंट जो हैं वो सस्पेंड नहीं कर सकते राइट टू मूव टू कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है जी, बाय आर्टिकल 20 एंड 21। ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो मतलब कि आप कोर्ट पे जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 विद परटेनेंस टू आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है जी। In other words, the right to protection in respect of conviction of offences, आर्टिकल 20, और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अगर ये कभी भी वायलेशन है तो ये दे विल रिमेन इन्फोर्सिबल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 20 और 21 इन्फोर्सिबल रहेगा और अगर ये वायलेशन हुई तो आप कोर्ट में मूव कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, ओनली दोज लॉज विच आर रिलेटेड विद इमरजेंसीज, मतलब वो लॉज जो कि इमरजेंसी से रिलेटेड हैं आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज। ठीक है जी, मतलब जो इमरजेंसी से रिलेटेड हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है चैलेंज करने से, बाकी लॉज को नहीं। ठीक है जी, बाकी लॉज को आप चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में। ठीक है दोस्तों, तो ये थे नेशनल इमरजेंसी। दिस वाज ऑल अबाउट नेशनल इमरजेंसी। चलो अब थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द वर्ड आर्म्ड रिबेलियन एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन टू डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी। तो इसका सही जवाब क्या है, 44th अमेंडमेंट। सेकंड है, इन केस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन विच काइंड ऑफ इमरजेंसी विल बी इम्पोज्ड। तो कौन सा है, 352। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में बताइए डिड यू लाइक दिस लेक्चर और नॉट। आई होप आप सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रखिए। मैं चलता हूँ, टेक केयर, बाय बाय।